We were discussing various mission that has been instilled by the undertaken by the Indian government. ऑपरेशन वंदे भारत, कोरोना क्राइसिस में फ्लाइट्स यूज किया गया था, 2.17 लाख फ्लाइट्स। इट हेल्प्ड 1.83 करोड़ पैसेंजर लाने के लिए वापस भारत में। राहत येमेन के लिए, ऑपरेशन गंगा, जब रशिया यूक्रेन क्राइसिस हुआ था तो बच्चे लोगों को लाने के लिए 18,000 इंडियंस हैव बीन ब्रॉट इन। कावेरी, सूडान, 4,000 नेशनल अप्रोक्सीमेटली। हो गया प्रवेश। हाँ हो गया। नेक्स्ट, डायलॉग अमंग हीलर्स। तो इसमें हारमोनियस बैलेंस होना चाहिए, अगर ओवरऑल आर्टिकल कहना ये है कि बिटवीन द आयुष एंड मॉडर्न मेडिसिन कुड वर्क इन यूनिसॉन, लेकिन ट्रांसपेरेंसी की है। ऐसा क्यों है? क्यों? अगर देखा जाता है तो 3 to 4 एरियाज है कि अगर मॉडर्न मेडिसिन है, वो वर्क करते हैं प्रेस्क्रिप्शन पर, वो वर्क करते हैं ट्रायल्स पर, क्लिनिकल ट्रायल्स पर, डेटा पर, सब पे। लेकिन इशू क्या होता है? ओवर प्रेस्क्रिप्शन। फार्मास्यूटिकल का इतना कैप्चर्ड है कि एक तरह से आरएमसी प्रैक्टिसेस होते हैं और डॉक्टर के बीच में एक नेक्सस है। डॉक्टर वही मेडिसिन रिकमेंड करते हैं जो उनको बोला जाता है कि आप करिए, आपको कट मिलेगा 50%, 45%, तो रिकमेंड करते हैं। तो कॉर्पोरेटाइजेशन और हेल्थ सर्विस के कारण ओवर प्रिस्क्रिप्शन होता है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक बढ़ जाता है, तो इम्पैक्ट जो होता है ऑन द हेल्थ ऑफ द पेशेंट वो बढ़ जाता है। सर्जरी, सर्जरी जरूरत नहीं है, सर्जरी करवा देंगे। स्टेंटिंग अभी जरूरत नहीं है, 25% से ब्लॉकेज है, दूर हो सकता है, लेकिन स्टेंट लगवा देंगे। तो जो सर्जरी बाकी जब चीज है उसमें डराना धमकाना बाय डॉक्टर्स, ये देखा जाता है कुछ लोग। तो ये सब के कारण क्या होता है, जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट होता है ऑन द एलोपैथिक मेडिसिन, वो फिर जाता है बाकी से एरियाज में। बाकी जब एरियाज में आता है तो आयुष हो गया, ऑल्टरनेटिव फॉर्म मेडिसिन, वहां जाते हैं तो इसमें पहला आता है आयुर्वेदिक, जो अभी तक में सबसे ज्यादा साइंटिफिक है एट रिस्पेक्ट टू ऑल अदर्स, जो योगा के साथ साथ। योगा आयुर्वेदिक अपार्ट फ्रॉम चाहे होम्योपैथी या यूनानी या सिद्धा हो गए, उसमें आयुर्वेदिक में ज़्यादा क्लिनिकल ट्रायल है, तो लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं उसमें। बॉडीली चेंज, क्यूरेटिव केयर का ज़्यादा बात होता है उसमें, पैलेटिव केयर का ज़्यादा बात करते हैं उसमें, जड़ से ख़त्म करने की बात करते हैं। बॉडीली डाइट, डाइट कॉन्शियस का बात करते हैं उसमें। मेंटल वेलबींग, स्लीप शेड्यूल को रोक देखते हैं। वो बोलते हैं कि बाहर से डालने से अच्छा है कि अंदर से चेंज करो सिस्टम को, रूट कॉज तक जाओ, तो आयुर्वेदा हो गया। तो अब प्रॉब्लम क्या होता है उसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज हो गए जो प्रमोट करते हैं कोरोनिल कि कोरोना ठीक हो जाएगा, या फिर कुछ और अलग लोकल फार्मेसीज के अंदर में होम्योपैथी मेडिसिन में फिर मिला कर दे देते हैं, एलोपैथी भी दे देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि होम्योपैथी ठीक नहीं होगा। लोग का एक तरह से भरोसा नहीं उसमें, एक तरह से यूनानी और बाकी जगह में भी कुछ कुछ जगह में प्रैक्टिशनर है, उनके पास डिग्री नहीं है, वो प्रैक्टिस करते हैं। मेडिसिन रेगुलेटेड नहीं है तो उसमें एक तरह से कंटेमिनेशन का खतरा रहता है। और ट्रायल नहीं है, क्लिनिकल ट्रायल नहीं है, बस बोला जाता है कि हाँ इसे ठीक हो जाए, डॉक्टर साहब है इसे ठीक कर देते हैं, बस इसी से चलता है उनका ओवरऑल, रादर देन की एक डेटा है एग्जैक्ट। तो दोनों के बीच में मिसमैच है और एक दूसरे को दोनों क्वेश्चन करते हैं। दोनों एक दूसरे को दोनों एक वो रेस करते हैं कि जो होम्योपैथी बाकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म मेडिसिन वो डॉक्टर है ही नहीं, जो असली डॉक्टर हम ही लोग हैं, क्योंकि हम लोग सर्जरी करते हैं और एमबीबीएस का एग्जाम देते हैं और एंट्री एग्जिट टेस्ट होता है, कॉमन एग्जिट टेस्ट, उन लोग देते नहीं है। तब इंडिया ने क्या किया, बात आयुष मिनिस्ट्री खोला, उसको इंटीग्रेट किया, होमोजेनाइज किया, वो सिस्टम को मोर फॉर्मल बनाया जो बिखरे पड़े हुए थे इंडिया में, और एक अलग से उनका स्टैंडर्ड क्रिएट करने के लिए आयुष मिनिस्ट्री है, उसके अंदर में काउंसिल बना और इंस्टीट्यूशन खोला गया हर जगह। और अगर बात किया जाए एलोपैथी में तो वहां पर भी एनएमसी लाया गया रेगुलेट करने के लिए, फी स्ट्रक्चर, एथिकल प्रैक्टिसेस। पहले एमसीआई थे तो अभी एनएमसी लाया गया, उसमें कॉमन एग्जिट टेस्ट लिया गया ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। अब लॉन्ग टाइम बात हो रही है, कोऑपरेशन दोनों के बीच में होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है कि छोटे मोटे सर्जरीज जो हैं वो आयुष के कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल राइनोप्लास्टी, स्किन से रिलेटेड। और लेकिन जो हेवी सर्जरी बॉडी के अंदर ऑर्गन हो गया वो सिर्फ और सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर कर सकते हैं, हार्ट से ब्रेन, फिर ट्यूमर, कैंसर एक्सेट्रा। तो इसमें डिस्टिंक्शन, इसमें कोऑपरेशन, और फिर सर्जरी हो गया फॉर एग्जांपल, बोले कि ठीक है आपका पेन है, बैक पेन है, सर्जरी भी हो गया,
उसके बाद का क्या? तो बाद का कुछ तो होता नहीं है। एलोपैथिक डॉक्टर पूरा कर नहीं सकते। उसके बाद फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं लोग आयुर्वेदिक पर। ट्रीटमेंट चलता है लॉन्ग टर्म, मसाज चलता है, फिर हीट ट्रीटमेंट हो गया, फिर और भी कुछ बीड्स ट्रीटमेंट होता है, अलग अलग टाइप्स होता है। तो उसमें आयुष रोल आते हैं वहां पर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरऑल हेल्थ केयर में दोनों को इंटीग्रेट कर दे। तो ओवरऑल इसी बात है, आयुर्वेद कोर्सेज टीचेस सम ऑफ द मॉडर्न मेडिसिन कॉन्सेप्ट। और ओवरऑल मेम्बर्स को पढ़ाना चाहिए आयुष सब्जेक्ट। तब जाकर के ओवरऑल दोनों के बारे में इंटरेक्शन होगा, और दोनों एक ओवरऑल 360 डिग्री पे आप ट्रीट कर सकते हो पेशेंट को। क्योंकि दोनों को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दोनों के हिसाब से ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों के ऊपर है। ना ही कि पूरा एलोपैथी ठीक कर सकता है, ना ही कि पूरा आयुष। लेकिन दोनों जब मिलाते हैं तो एक ओवरऑल ट्रीटमेंट इफेक्टिव बढ़ सकता है। क्वेश्चन लेकिन ये बात है कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है इनका रोल बहुत बड़ा इसमें है। उनका जो एक मोनोपोली है सिस्टम में, वो एक अवॉइड करता है इंटीग्रेशन ऑफ द आयुष एंड एलोपैथी। क्योंकि आयुष जो होता है बोलता है कि आप काढ़ा पी लीजिए घर में। तो फिर बिकेगा कैसे मार्केट में अगर घर में हल्दी दूध पी लेंगे तो इसलिए कुछ कुछ चीज जो होता है रेमेडी जो घर में भी होता है, तो वो चीज एलोवेरा लगा लीजिए चेहरे पे। तो फिर बिकेगा कैसे एलोवेरा कंपाउंड बाहर में? तो वो चाहते नहीं है। तो एक ओवरऑल डिबेट इसके ऊपर में यही है। तो तो मुझे सोल्यूशन यही है। हाँ बोलनी है बोल। कि जो अभी एलोपैथी और जो हमारी आयुर्वेदिक के जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं आपस के इनके बीच बड़े स्ट्रेंज होते हैं कि आप जो है इतने क्वालिफाइड नहीं है, हम ज्यादा क्वालिफाइड है, जो आपने मुद्दा उठाया। तो इसका वैसे बैकग्राउंड, ही ऐसे इंग्लिश और हिंदी मीडियम के बैकग्राउंड के होते हैं वैसे ही हाँ, तो सेम। इसका बैकग्राउंड क्या है? इसका बैकग्राउंड ये नहीं है कि वो डॉक्टर्स इंटेंशनली कर रहे हैं। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही इस तरीके का बनाया हुआ है कि ऑटोमेटिकली स्ट्रेंज आ जाएंगे। कैसे? जब हम बात करते हैं कि हमारा जो बच्चा है वो 10वीं क्लास के बाद साइंस लेगा, वहां पर हम देखते हैं कि वही डिवीजन आ जाते हैं, ये तो आर्ट्स का है, ये तो कॉमर्स का है, साइंस वाला बाप बन गया। उसके बाद आप 12th पास करते हैं, आप दो तरीके के डिवीजन फिर ले आते हैं कि भाई इंजीनियरिंग, मेडिकल। मेडिकल साइंस के अंदर आप क्या करते हैं, बच्चे को पहले बोलते हैं कि आप हमारा बच्चा एमबीबीएस बनेगा। तो एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन जब जो 1 साल में 2 साल में नहीं होता है सिलेक्शन, उसके बाद आप कहते हैं कि चलो कुछ ना सही तो आप आयुर्वेदिक डॉक्टर तो बन ही जाओ। तो ये कहीं ना कहीं एक आप हम्म। आयुर्वेदिक जो प्रोफेशन है उसके साथ उसको इतनी ड्यू इंपॉर्टेंस नहीं देती है हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम। अगर आपका एजुकेशन सिस्टम में भी नहीं होता है तो जो हमारी फीमेल काउंटर पार्ट है वो क्या करती है, चलो डॉक्टर नहीं बनी, आयुर्वेदिक भी नहीं बनी, तुम नर्स ही बन जाओ। तो नर्स के उसमें ले लेते हैं, नर्स भी नहीं बनी तो बोलते हैं पॉलिटेक्निक करो और फार्मासिस्ट बन जाओ। तो कहीं हम्म। ना कहीं ये जो हमारे यहाँ डिवीजन है जो कि बड़ा इंफीरियोरिटी के हिसाब से चलता है, इसको कम करने की जरूरत है। और जैसा कि आपने बोला अभी कि जो एमबीबीएस का डॉक्टर है उसके लिए भी आप कंपलसरी करिए उनके करिकुलम के अंदर कि आपको भी दोनों हर के लिए। सेमेस्टर के अंदर एक सब्जेक्ट आयुर्वेदिक का पढ़ना पड़ेगा। और जो आयुर्वेदिक की स्टडी है उसके अंदर भी आप इस चीज को लाइए कि हर सेमेस्टर में आपको भी जो एलोपैथी है उसके बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, ताकि दोनों हम्म। की जो अहमियत है दोनों डॉक्टर, दोनों तरीके के डॉक्टर को समझ आए। और ब्रिज कोर्स होना सरकार चाहिए। अभी क्या कर रही है? अगर हम बात करें सरकार ग्राउंड लेवल पर ऐसा क्या कर रही है जिससे इन दोनों के बीच में जो स्ट्रेन है वो कम हो। तो हमारे यहाँ जितनी भी पीएचसी हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, वहां पर अब हाँ। मेडिकल प्रोविजन है कि आयुर्वेदिक का डॉक्टर भी बैठेगा और एलोपैथी का डॉक्टर भी बैठेगा, होम्योपैथी का भी बैठेगा और यूनानी का भी बैठेगा, सारे बैठेंगे, तब वो ऑपरेशनल मानी जाएगी। तो गवर्नमेंट अपना स्टेप ले रही है, कहीं ना कहीं एजुकेशन जो करिकुलम है उसमें चेंज लाने की जरूरत है। हाँ। कंटिन्यू। यस, वी हैव कवर्ड। नेक्स्ट आते हैं। सात्विक एंड चिराग employed a variety of attacks to win the French Open title। तो सात्विक चिराग बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसमें जा सकते हैं डू एंड डिफेंस, नो होल्ड, स्मैश, तो कुछ तरीका है लेकिन कंसील्ड, टाइटली कंसील्ड डिसेप्शन। तो दिस इनिशिएट अनसैटिएटेड परस्यूट ऑफ विलिंगनेस, विनिंगनेस, जितना ही है इसे सीख सकते हैं बस। नेक्स्ट।
इसमें ऊपर नीचे कैसे आ गया? इसमें कुछ हाईलाइट करना था। जब नेक्स्ट बोलेंगे तब नीचे आना। तब स्विश इंपॉर्टेंट किस पर है? तो प्रवेश इसमें ऐड कर लो, चॉकलेट पर और वॉच पर फेमस है स्विश। उसके बाद अगर देखा जाए तो वी डिस्कस ऑल द पॉइंट। फिर यहाँ पर लिechtenstein क्यों फेमस है, स्विट्जरलैंड क्यों फेमस है? गोल्ड पर, ऐसे मानसी ने कहा था कि वहीं से गोल्ड इंपोर्ट मोस्टली करते हैं, और वेल्थ मैनेजमेंट में फेमस है दोनों कंट्री। ये जो आपने गोल्ड और वॉच और चॉकलेट का बताया, क्या बताया इसका? स्विट्जरलैंड कंट्री फेमस है वर्ल्ड स्विट्जरलैंड वाइड। फेमस है, हाँ। तो स्विट्जरलैंड ना? इंडिया विल रिमूव ड्यूटीज ओवर 7 years, ड्यूटी रिमूव कर दिया जाएगा। स्विस चॉकलेट और वॉचेस सस्ते हो जाएंगे, वॉचेस इंडिया में फेमस होते हैं। स्विस वॉच मतलब कि हाई इंटेंसिटी होते हैं, वो थोड़ा सा लग्जरी भी होते हैं, और फिर टफ भी होते हैं, टेरेन में भी यूज कर सकते हैं। तो फेमस है स्विट्जरलैंड कंपनी वॉच बनाने में, चॉकलेट भी फेमस है। तो लिechtenstein और स्विट्जरलैंड दोनों फेमस है। दूसरे में वेल्थ मैनेजमेंट में दूसरा आता है। ग्लोबल इन्फ्लुएंस है उनका कैपिटल मूवमेंट पर। तो इंडिया को हेल्प मिलेगा ये सब एरियाज पे। तो बस ये बोलना था। नेक्स्ट। ये हो चुका है, इसमें नहीं कुछ। नेक्स्ट, गिग वर्कर वे डिस्कस। नेक्स्ट, डेवलपिंग थिंकिंग स्किल। थिंकिंग स्किल हमेशा बात करते हैं तो पढ़ो, याद करो, रॉट लर्निंग करो। कैसे सोचते हैं ये कभी बताया नहीं जाता है, जो बाद में पता लगता है विथ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और अगर कहीं सही वक्त पर सही लोग जुड़े तब। कैसे सोचते हैं, थिंकिंग स्किल। तो इसमें फिनिश एजुकेशन, फिनलैंड मॉडल एजुकेशन हमेशा बात किया जाता है। तो वहां पर बोला जाता है, तो पहला पॉइंट उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव, फिनोमेना बेस्ड टीचिंग। याद करने से अच्छा है कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। और स्कूल के बच्चे जो होते हैं टेक्स्ट बुक बाय नहीं करते हैं, इंटरनेट से ही उनको बताया जाता है। और जो हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक होता है, इट इज गिवन बाय द इंटरनेट और बाय द स्कूल ओनली। टेक्स्ट बुक में क्या होना चाहिए? तो क्रिटिकल कंपोनेंट थिंकिंग पे फोकस करना चाहिए। सोचा है कि भाई क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वाई, कैसे, हाउ। हम लोग सिर्फ व्हाट पढ़ते हैं, क्या है, वाई और हाउ में नहीं सोचते। वो आ गया। देन टीचर के हिसाब से देखा जाए तो पिक्चर्स मैप इंपॉर्टेंट होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। फोटो उसी से डिराइव कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। स्मॉल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है रादर देन बड़े चैप्टर। उससे स्मॉल चैप्टर रिटेंशन बढ़ जाता है। स्टूडेंट एक्टिविटीज भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ताकि हेल्दी इंटरेक्शन बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, टू वे लर्निंग हो। तो ये 4 to 5 एरियाज है। नेक्स्ट, बजरंग पुनिया, रवि दहिया एलिमिनेटेड फ्रॉम ओलंपिक्स रेस। तो ये हार गए थे। यहाँ पे बस मैं ऐड इसमें करूँगी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में मतलब मेंशन है यहाँ पे। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1984 में सेटअप की गई थी। उस टाइम पे ऑब्जेक्टिव था कि जो 9th एशियन गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में 1982 में, उसकी लेगेसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करना। एंड इट वाज क्रिएटेड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स। राइट नाउ ये ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। एंड पहले इसको सेटअप किया था एज अ सोसाइटी रजिस्टर्ड ऑफ द सोसाइटीज एक्ट 1860 में। एंड इसकी एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि जो स्टेडियम्स बनाए गए थे एशियन गेम्स 1982 में, तो उन स्टेडियम्स को भी लाइक रेनोवेशन मेंटेनेंस देखना। और इसकी इंपॉर्टेंट स्कीम्स, खेलो इंडिया स्कीम 2017 में लॉन्च हुई, फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में, एंड लॉन्च ऑफ नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्कीम, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी दे आर हैविंग दिस। तो नेशनल सेंटर फॉर स्पोर्ट्स साइंसेज एंड रिसर्च, ये भी मल्टी लेवल रिसर्च एजुकेशन इनोवेशन इसको प्रमोट करना। और एक और टॉप स्कीम इम्पोर्टेंट है, टॉप इज टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। तो दिस वाज आल्सो स्टार्टेड इन 2014।
हम्म इसमें तो ट्रेनिंग और फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नाडा भी मेंशन्ड है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। सो इसके बारे में एक तो ये हैशटैग प्रमोट करते हैं क्लीन स्पोर्ट। तो बाकी डोप फ्री एनवायरनमेंट और एथलीट टेस्टिंग, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, रिजल्ट्स मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशंस और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। तो ये वर्क करती है इम्प्लीमेंटिंग वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड 2021 इन इंडिया। हम्म तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो स्टार्टिंग फॉर द कंक्लूजन, 21 times मोबाइल फोन हैज इंक्रीज्ड इन लास्ट 10 years। फिर कल्प मेहता में बोले थे कि धन से जो खरीदते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते हैं। एक लाइन में अगर बोला जाए तो नमो ड्रोन दीदी इंपॉर्टेंट की वर्ड, हर जगह यूज कर सकते हैं नमो ड्रोन दीदी, सक्षम बनाने में महिला लोग को ग्रामीण सेक्टर में। इलेक्शन स्पेंडिंग में इंद्र गुप्ता कमेटी लॉ कमीशन ने बोला स्टेट फंडिंग होना चाहिए, कंट्रीब्यूट करे मनी टू द पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर कैप होना चाहिए। एक और आ गया। तीसरा आ गया कि फाइनेंशियल मिलना चाहिए लेकिन आरटीआई के अंदर लाना चाहिए। एक लिमिट देना चाहिए कि इतने ही एक्सपेंडिचर कर सकते हैं फॉर द कैंडिडेट तो है ही, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी भी बोलना चाहिए। और स्पीड ट्रायल बाय द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम हाई कोर्ट स्टैब्लिश करना चाहिए ताकि इलेक्शन से जो भी डिस्प्यूट है वो जल्दी हो सके। रिगार्डिंग इलेक्टोरल बॉन्ड डिस्कस की, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 94% ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड इसका डिनोमिनेशन 1 करोड़ से अबव है। ये दिखाता है कॉर्पोरेट फंडिंग कितना ज्यादा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोग का अधिकार बनता है कि वो जाने कि कहाँ से फंडिंग मिलता है आपको। तो इसलिए उन्होंने ड्यूअल डबल प्रोपोर्शनल टेस्ट के अंदर में जो कॉन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में, डोनर्स राइट टू प्राइवेसी और वोटर राइट टू इक्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, दोनों के बीच में बैलेंस नहीं किया उन्होंने। उन्होंने बोला कि वोटर राइट ज्यादा है ताकि गवर्नमेंट अकाउंटेबल बने, डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट सही से इस्टेब्लिश हो ग्राउंड लेवल पर। इसलिए उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। फिर यूपी जल जीवन मिशन, उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस ट्रीटमेंट कैसे यूज किया जाता है, वाटर टैंक कैसे होता है, क्या क्या चैलेंजेस है टैपिंग में। टैप नहीं है, टैप है तो पानी नहीं है, पानी है तो ठीक से पानी नहीं है, सप्लाई टाइम से नहीं है, ये कुछ चैलेंजेस है। उसको डील करने के लिए बात किया गया। फिर एनडीआरएफ का मैंडेट, एनडीएमए का गाइडलाइंस 2004-5 एक्ट। फिर एफ्टा साइन हुआ, पहली बार इंडिया ने साइन किया यूरोपियन कंट्री के साथ ईएफ्टा, एफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसमें पहली बार रखा है कि $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी है, बाइंडिंग कमिटमेंट है इंडिया के अंदर में, दैट विल क्रिएट 1.5 मिलियन जॉब्स। हर एरिया पर बात हुआ। स्विट्जरलैंड से रिलेटेड स्विस चॉकलेट, और फिर स्वॉचेस, लेस्टेनस्टाइन से रिलेटेड वेल्थ मैनेजमेंट, सब चीज़ सीखा जाएगा। तो नॉन एग्री प्रोडक्ट जो है उसमें 100% आपको फ्री एक्सेस मिलेगा। फिर ट्रम्प और बाइडेन में जो डिफरेंसेस है वे डिस्कस किए। ट्रम्प और बाइडेन में लॉन्ग टर्म जो स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस है वो सेम है, लेकिन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स डिफरेंट है, सिर्फ ट्रेड के ऊपर डिफरेंसेस है। न्यू टॉल कलेक्शन में यूज होता है गगन सैटेलाइट, जीपीएस यूज होगा रादर देन आरएफआईडी। तो इससे और टॉल कलेक्शन अच्छा हो सकता है। जो फेक टॉल बूथ है वो उसका कर्व कर सकते हैं इसके थ्रू। गगन सैटेलाइट यूज किया जाए, जीपीएस यूज नहीं किया जाएगा। बस एक इशू होता है डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में कि कंसर्न क्या रहेगा कि ट्रैकिंग तो नहीं कर सकते गवर्नमेंट हर एक गाड़ी को, तो एक चैलेंजेस रहेगा। जीरो फूड चिल्ड्रन के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में 19.3% जीरो फूड है। उसको टैकल करने के लिए एरियाज बताया गया कि ब्रेस्ट फीडिंग, आंगनवाड़ी सर्विसेज, मैल न्यूट्रिशन, आशा वर्कर, आंगन, फिर मिड डे मील, पोषण अभियान एक्सेट्रा, और लास्ट में सीएसआर फंडिंग बाय द कॉर्पोरेट। कॉमनवेल्थ फैमिली में लास्ट में यही कमेंट किया गया कि इंडिया कॉमनवेल्थ में एज अ सेकेंड पावर नहीं रहेगा, लॉन्ग टर्म में इंडिया विल बी अ लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ एंड कॉमनवेल्थ। इंडिया विल सेट द स्टैंडर्ड, हाईएस्ट स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स सब में, और यूके को भी पीछे छोड़ दिया कॉमनवेल्थ में। फिर रिगार्डिंग द एससी डायरेक्शन, उसमें बोला गया कि पुलिस मशीनरी को इलाइटेंट करना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 91 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और डिसेंट होता है, लेजिटिमेट डिसेंट इज नॉट अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और कर्ब नहीं करना चाहिए उनके ऊपर में। कर्ब करना चाहिए 19.2 के अंदर में पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, इंसाइटमेंट, उसके बाद फिर फ्रेंडली रिलेशन विद द कंट्री, नेशनल सिक्योरिटी, उस पर कर सकते हैं। फिर डेथ फ्रॉम द पल्मोनरी डिजीजेस भी डिस्कस सबसे ज़्यादा हुआ दिल्ली में,
कैसे वो डील कर सकते हैं, गिग वर्कर को सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए लेबर कोड के अंदर में। फिर पाई जो चैट बोट है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम चैट जीपीटी। क्यों? क्योंकि पाई जो चैट बॉट है, इट इज बेस्ड ऑन द पर्सनैलिटी, इमोशन बेस्ड है। लेकिन चैट जीपीटी है वो लॉजिक, और वो बस आंसर देता है क्वेश्चन का। तो दोनों का मॉडल डिफरेंट है। फिर इंडिजिनियस फाइटर क्राफ्ट की बात की, एम का उनका फीचर्स क्या होगा? स्टेल्थ होगा, इंडिया बना रहा है, खरीद तो नहीं सकता, बना तो नहीं सकता इंजन, तो इंपोर्ट करेंगे, इस पे बात हुआ। जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट है, सुखोई हो गया, राफेल हो गया, 4.5 4.5 प्लस है, और तेजस भी वही। फिर एक कीवर्ड पढ़े हम लोग फादरलेस रिप्रोडक्शन में, पार्थिनोजेनेसिस, और भी प्लांट स्पीसीज मिलता है, वे डिस्कस। पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर द बैंगलोर वाटर क्राइसिस, बढ़ते आ रहा है वाटर क्राइसिस, तो कैसे कर सकते हैं? अर्बन फॉरेस्ट्री, फिर लिंक्टन लिंकिंग ऑफ द लेक्स, उसके बाद वाटर एक्विफायर रिचार्ज, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, उसमें उसको बना सकते हैं। फिर डेयरी सेक्टर से बात की, तो उसमें बात हम लोग की है कि सिर्फ और सिर्फ डेयरी सेक्टर में मिल्क से रिलेटेड नहीं है, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द फ्यूल प्लस फर्टिलाइजर, सब में यूज कर। फ्यूल कैसे होगा? सीएनजी प्रोडक्शन, बायो सीएनजी। दूसरा फर्टिलाइजर कैसे होगा? जो बच जाता है, दैट कैन बी यूज फॉर द ऑर्गेनिक मेन्योर। दोनों से क्या होगा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग बढ़ेगा, लाइफ मिशन बढ़ेगा, और तीसरा चीज फार्मर का रेम्युनरेशन बढ़ेगा, और कंज्यूमर का जो चॉइस है वो लॉन्ग टर्म में बढ़ेगा। सफारी पार्क की बात की तो सफारी पार्क शुड बी अ एक्सेप्शनल केस रादर देन नॉर्म्स, एग्जिस्टिंग नॉर्म्स। क्यों होता है? उसका प्लस माइनस है। कौन स्टैब्लिश करते हैं? एंटी सी सेंट्रल जो अथॉरिटी करते हैं, एंटी सी के गाइडलाइन पर। और टाइगर सफारी का प्रॉब्लम क्या है कि इन ब्रीडिंग हो जाएगा, प्रॉब्लम होगा, आप उसको बार बार रख रहे हो। और फायदा क्या है कि एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, लोकल्स को इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, और साथ ही साथ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन भी कर सकते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो नॉर्म्स नहीं बनना चाहिए, एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस में होना चाहिए, जनरली टाइगर रिजर्व को प्रमोट करिए। फिर गोल्डन लगून बात की, इंडेंजर स्पीसीज है, एंडेमिक है, असम में, नॉर्थ ईस्ट में। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वो बात करते हैं स्पेशलाइज सिलेंडर है। क्यों? क्योंकि सिलेंडर, नॉर्मल सिलेंडर यूज करेंगे तो क्रम्बल कर जाएंगे, टूट जाएंगे, फट जाएंगे। हाइड्रोजन मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर में कॉम्पोजिट मटेरियल यूज होगा ताकि हाई रेजिस्टेंस, हाई पीएसआई, हाई प्रेशर उस टैंक के अंदर में उसको रख सकते हैं, वो क्रम्बल नहीं करे। तो इंपॉर्टेंट की टेक्नोलॉजी यूज होता है सिलेंडर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोलाइजर, और और दूसरा की पंप स्टेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन प्रोडक्शन। फिर ऑपरेशन वंदे भारत, कोरोना क्राइसिस में, ऑपरेशन राहत येमेन, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन से जब लेके लोग को आए थे, ऑपरेशन कावेरी सूडान। फिर हम लोग बात की कि देयर शुड बी अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन या बैलेंस बिटवीन द एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक। क्यों होना चाहिए? डिटेल में बात की कि सबका रोल अपना अपना मैंडेट है, दोनों के बीच में खींचतान नहीं होना चाहिए, ओवरऑल दोनों को कोऑपरेटिव मेथड से काम करना चाहिए। तो सोल्यूशन बताया गया प्रवेश, उन्होंने बताया कि दोनों को पढ़ाना चाहिए, एक दूसरे का कोर्सेज टीच होना चाहिए, ब्रिजिंग कोर्स होना चाहिए, और पीएचसी में ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर्स और आयुष डॉक्टर्स। सात्विक चिराग रंगे सेठी से बात की है कि एक वर्ड है यहाँ पर विनिंगनेस, वो होना चाहिए अंदर में। फिर डेवलपिंग थिंकिंग स्किल से बात की है कि फिनलैंड मॉडल एजुकेशन, वहां पर क्रिटिकल थिंकिंग हेल्प किया जाता है, मल्टी डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव। टेक्स्ट बुक नहीं होता है, वो ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू होता है, बोलने के थ्रू होता है, फिर इंटरेक्शन होता है, डिस्कशन होता है, उससे ओवरऑल लर्निंग होता है स्टूडेंट का। और लास्ट में डिस्कस किए विद रिस्पेक्ट टू रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, एससीआई, और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाटा। That's all for today. Thank you. We will take up new set of articles tomorrow due to new and Sarkari.